हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों के सामने एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं रसायन विज्ञान से संबंधित अभिक्रियाओं के प्रकार के एक नए वीडियो के साथ। अभी तक आप लोगों ने कई प्रकार की अभिक्रिया को जाना है, जैसे वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया इत्यादि कई अभिक्रियाओं के विषय में जाना है। आज हम लोग मुख्य रूप से ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऑक्सीकरण अपचयन और संक्षारण के विषय में जानेंगे। इसके विषय में जानेंगे और यहीं पर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इससे पहले आपको बता दें, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो जाए। आइए हम लोग इसके विषय में जानते हैं। जैसा कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दो प्रकार की अभिक्रियाओं के विषय में आप लोग देख रहे हैं। दो प्रकार की अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा जो है वो मुक्त होती है, अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा मुक्त होती है, उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक अभिक्रिया देख लेते हैं, H2 + O2, ये 2H2O। इसमें 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है इस अभिक्रिया के होने में मुक्त होती है। ये गैसीयस अवस्था में होता है, ये भी गैसीयस अवस्था में, और ये लिक्विड अवस्था में प्राप्त होता है। और 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त होती है। ठीक है। और यह अभिक्रिया 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब पर संपन्न होती है और 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त होती है। ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसके होने में ऊर्जा मुक्त होती है। एक और अभिक्रिया के विषय में देख लेते हैं। कार्बन को यदि वायु में जलाया जाए तो CO2 बनता है, ये सॉलिड होता है, ये गैस है और ये भी क्या है, गैस है। तो इसमें 94 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। इसके होने में 94 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। अतः यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ये तो हो गए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण। अब आ जाते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण। ऊष्माशोषी ऐसी अभिक्रियाएं जिनके होने में ऊष्मा खर्च होती है। यदि उन अभिक्रियाओं को कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उनको हम ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, नाइट्रोजन और वायु की अभिक्रिया कराएं तो इसमें 42 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है वो लगती है इस अभिक्रिया को कराने में, और बनता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड, 2NO बनता है। यानी ये गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है। इन दोनों की अभिक्रिया कराने के लिए 42 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता है, तब ये जाकर के नाइट्रस ऑक्साइड बनाते। यानी इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा खर्च हो रही है। बिना ऊष्मा दिए ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। हम जानते हैं हमारे वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन क्या कभी क्रिया करती है? लेकिन नहीं, कभी नहीं क्रिया करती हैं। तो इसको कराने के लिए 42 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यदि इसको गर्म किया जाए, इसको ऊष्मा दी जाए, तो यह PCl3 और
Cl2 में टूट जाता है, PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है और ये भी गैसियस फॉर्म में। यानी अब ये अभिक्रिया PCl5 कब टूटता है? जब इसको गर्म किया जाता है। यानी इसको भी तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हो गई ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब आ जाते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के ऊपर। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है और अपचयन अभिक्रियाएं क्या हैं, इस पर आ जाते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन, एक अभिक्रिया हम लोग देखते हैं, Cu प्लस O2 2Cu, ये हो गया 2। ये अभिक्रिया है, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाए तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है। ये अभिक्रिया हो गई। एक अभिक्रिया और देख लेते हैं, CuO प्लस H2, ये बनता है ये बनता है Cu प्लस H2O। दोनों अभिक्रियाओं को देखते हैं। एक अभिक्रिया और ले लेते हैं, ZnO प्लस C, Zn प्लस CO। अब एक चीज इसमें देख रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ करके ये बन रहा है, CuO बन रहा है। इससे इस Cu से ऑक्सीजन मुक्त हो रही, ऑक्सीजन जुड़ रही है किससे? H2 से, और ये मुक्त हो जा रहा है। यहां भी ऑक्सीजन जो है ये टूट रही है किससे? जिंक ऑक्साइड से, ZnO से, और जिंक प्राप्त हो जा रहा है। यानी 3 अभिक्रियाएं हैं। इन 3 अभिक्रियाओं में किसी में ऑक्सीजन जुड़ रही है और किसी से ऑक्सीजन निर्मुक्त हो रही है। अब यहीं से हम परिभाषित कर देते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन, जिन पदार्थों से ऑक्सीजन टूटती है, किसी अभिक्रिया में जिन पदार्थों से ऑक्सीजन निकल जाती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं, जिनसे ऑक्सीजन निकल जाए। यहां Cu से ऑक्सीजन निकल रही है, H2 के साथ जुड़ रही है, तो यहां पर Cu का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। लेकिन यहां देख रहे हैं Cu में ऑक्सीजन जुड़ रही है, अर्थात इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन, इसको उपचयन भी कहते हैं, या उपचयन हो रहा है। ऐसे ही यहां पर जिन अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाती है, उन अभिक्रियाओं को हम अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। और जिनके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, एक उदाहरण के द्वारा और समझते हैं। MnO2 प्लस 4HCl, ये हो जाता है MnCl2, MnCl2 प्लस 2H2O और प्लस Cl2। अब यहां हम लोग देखते हैं, यहां पर Mn से ऑक्सीजन जो है वो निकल रही है और क्या बन रहा है? MnCl2 बन रहा है। यानी, और यहां पर HCl में क्या है? HCl में H के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। यानी अब इसका क्या हो रहा है? इसका तो अपचयन हो रहा है, और इसका क्या है? इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, यानी एक ही अभिक्रिया में किसी पदार्थ का क्या है?
अपचयन हो रहा है और किसी पदार्थ का उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है। एक ही अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का क्या होगा, अपचयन होगा। ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया भी किससे मिलकर के बना है, रिडक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। रिडक्शन अपचयन, अपचयन, ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। यानी एक अभिक्रिया में किसी एक अभिक्रिया में एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। पूर्व का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, पूर्व का एग्जाम्पल ले लेते हैं। CuO प्लस H2 इज इक्वल टू, ये हो गया Cu और प्लस H2O। यही पूर्व में अभिक्रिया हम लोगों ने लिखी थी। अब CuO से ऑक्सीजन निकल रहा है, Cu से ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी ये भी क्या है, ये भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हिंदी में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया और अंग्रेजी में रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए अब देख लेते हैं संक्षारण के विषय में, जान लेते हैं संक्षारण क्या है। देखिए धातुएं हैं, जब धातुओं के विषय में पढ़ेंगे या धातुओं के विषय में आपने पूर्व में कभी पढ़ा हो तो हम जानते हैं कि धातुओं की एक विशेष चमक होती है, धातुओं की एक विशेष चमक होती है, लेकिन वह चमक धीरे धीरे गायब हो जाती है। जैसे लोहा है, आप उसको अभी बारिश का मौसम है, पानी में रख दीजिए, हवा और पानी के प्रभाव से क्या होता है, उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। क्या होता है, जंग लगना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसकी एक एक पपड़ी निकलती चली जाती है, उसकी एक एक पपड़ी निकलती चली जाती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जब कोई वस्तु, जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम धातु का संक्षारण कहते हैं, धातु का संचरण कहते हैं। एक हम जो है एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण लीजिए। एक अभिक्रिया लिखते हैं, ये 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2X इंटू H2O। अभी बताते हैं क्या है, Fe2O3 इंटू X इंटू H2। अब ये क्या है, सॉलिड है, आयरन। ये क्या है, गैसियस फॉर्म में है और ये क्या है, नमी। क्या है, ये नमी है। और अब ये जो बना ये सॉलिड है और इसको क्या कहेंगे, जंग कहेंगे इसको ना। एक पपड़ी सी बन जाती, देखा होगा आपने लोहे में, लोहे को बारिश में खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें क्या होता है, एक पपड़ी बन जाती है। इसका नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या इसको हम कॉमन रूप से जंग कह देते हैं। अब ये आयरन, लोहा, ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में जैसे ही आता है तो ये क्या बना लेता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेता है और ये पपड़ी पपड़ी दर पपड़ी लोहे से निकलता चला जाता है और लोहे का संक्षारण हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। अच्छा, संक्षारण से हानियाँ क्या क्या हैं? संक्षारण से क्या हानियाँ हैं कि संक्षारण किसी वस्तु, जैसे छत में लोहे की सरिया लगी हुई, छत में नमी आने लगी और वायु के संपर्क में आ गई तो छत की सरिया धीरे धीरे क्या होगी, गल जाएगी।
छत की सरिया धीरे धीरे गल जाएगी और गल करके क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगी और हमारी छत जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। ऐसे ही पुराने लोहे के पुलों को आपने गिरते हुए देखा होगा। उन सब में क्या है, उन सब में यही जंग लग जाता है, उनके लोहे में यही जंग लग जाता है और वो जो है विकृत हो जाती हैं। इससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं, पेंट का उपयोग करते हैं, पेंट लगा देते हैं। आपने देखा होगा, पेंट की एक पतली परत चढ़ा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं या मोम लगा देते हैं, जिससे ग्रीस या मोम लगाने से, पेंट लगाने से वह पानी के संपर्क में नहीं आ पाता है और वह जल्दी खराब नहीं होता है। लेकिन ये अस्थायी विधियां हैं, अस्थायी विधियां नहीं हैं। अस्थायी विधि क्या है, लंबे समय तक संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वनीकरण की विधि अपनाई जाती है। गैल्वनीकरण की विधि यानी लोहे पर टिन की परत चढ़ा दी जाती है, टिन की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे लोहा जो है वो जल्दी खराब नहीं होता है। इस प्रक्रिया को हम गैल्वनीकरण कहते हैं। ये लॉन्ग प्रोसेस है, लोहे को लंबे समय तक बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी के साथ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक समीकरण, ये वाला पाठ समाप्त होता है। यदि आपको इस पाठ में कोई दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है, उससे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी समस्या को वहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। कृपया व्हाट्सएप कॉल ना करें, ये ठीक नहीं होता है। आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमको अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगले दिन एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।